स्टूडेंट्स पेज नंबर 27 निकाल ले और पेज नंबर 27 पे अंतिम जो दो पद है, जो ये पंक्ति है ना, मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, इधर से शुरू करेंगे। निकाल लीजिए पेज नंबर 27, पेन पेंसिल साथ में रखना। चलिए शुरू करते हैं। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। अभिभूत क्या होता है? अभिभूत होता है भावना से भरकर। क्या होता है? भावना से भरा हुआ जो होता है उसको अभिभूत बोलते हैं। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर, सपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। अब जो ये पंक्तियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। इस पंक्ति का अर्थ जान लीजिए। मणि का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि वो सर्वप्रथम तो प्रकृति को क्या करती है? प्रणाम करती है। प्रकृति को वो जीवन दात्री मानती है, जीवन देने वाली मानती है। जिस तरह से जीवन देने वाली होते हैं ना, उसी के समान वो प्रकृति को मानती है। और प्रकृति ने, आगे मणि बताती है कि प्रकृति ने हिम शिखरों से जलधारा के रूप में उतरकर नदियों के रूप में हमारी प्यास बुझाने का काम किया। और उसका ये जो उपकार है, ये उपकार हम सभी पर आजीवन रहेगा। इस कथन से हमें यह प्रेरणा भी मिलती है कि हमें प्रकृति के प्रति दयालुता का भाव, दया का जो भाव है वो भाव रखते हुए उसके साथ अनुचित छेड़छाड़ हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। और नदियों, अब जो पर्वत हैं, पर्वतों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा का जो भाव है वो रखते हुए, किसके प्रति? नदी और पर्वतों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए वहां पर हमें प्रदूषण भी नहीं फैलाना चाहिए। आप देखते भी होंगे अधिकतर जो व्यक्ति हैं नदियों में ऐसे ही गंदे जो अन्य जो बेकार की जो चीजें हैं वो नदियों में फेंक देते हैं। पर्वतों पे हैं, पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये भी हमें प्रेरणा मिलती है इस पंक्ति से। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये हम इस क्वेश्चन के आंसर में, इस पंक्ति के जवाब में लिख सकते हैं। तो आगे शुरू करें। संसार कितना सुंदर, सपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि कभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती हो। वह अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 28। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके। इसीलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। हैरी बेटुला, ये वहां की लैंग्वेज है, यानी कि फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। दोबारा सुन लीजिए कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी
5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। वैसा भी देसी महीने बताऊंगा आपको, एक दिन सभी ये देसी महीने बता दूंगा जो इंग्लिश में, और जो ये देसी महीने हैं जनवरी, फरवरी, वैशाख, चैत्र, फागुन माह, तो ये सभी बता दूंगा आपको किसको कौन सा महीना बोलते हैं। जनवरी हमारे ये जवान, पौष और माघ, ये भी दोनों देसी महीनों के नाम है। पौष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपने मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मियाद क्या होता है? मियाद होता है समाप्ति का जो समय होता ना, यानी कि एक जो निश्चित किया गया जो टाइम है उसको बोलते हैं मियाद, यानी कि अवधि या समय को। किसी को जो टाइम नहीं दिया गया, मान लीजिए किसी को टाइम दे दिया कि भाई मैं आपको 8 बजे या 9 बजे मिलूंगा, वो जो टाइम आपने उसको दिया है उसको मियाद बोलते हैं, उर्दू शब्द। अंग्रेजी में टर्म भी बोलते हैं और ड्यूरेशन भी बोलते हैं, DURATION, ड्यूरेशन। चलिए, मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला। बहरहाल अब हम लायंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों के इस कदर बढ़ जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हुई। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े हैं, यानी कि आपकी इच्छा से, आपकी उम्मीद से ज्यादा चौड़े, जैसा आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा चौड़े होंगे। इस कारण खतरों का एहसास कम हो। इन घाटियों में कहीं बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीत। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीत। जब युमथांग पहुंचे तो हम थोड़े निराश। बर्फ से ढके कटाव के हेम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। अब उन्हें ये जो युमथांग है ये निराश क्यों लगा? क्योंकि वो अपनी मंजिल पर अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। क्योंकि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते तब तक हमारे अंदर लगन रहती है, पूरा जोश रहता है, पूरे जोशीले जोश के साथ हम पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो वो जो आपके अंदर का जो जुनून है वो क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया, आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। तो ये बात, तो इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों के में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। ये पंक्ति हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। ये पंक्तियां पढ़ चुके हैं। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिख में युवती से मैंने पूछा,
क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। कितना अच्छा जवाब दिया। यानी कि वो अपने आप को एक राज्य तक सीमित न रखकर अपने पूरे देश के संदर्भ में वो बताना चाहते थे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम, अगर कोई आप हमारे से पूछे ना आप किधर के, हम तुरंत क्या बोलते हैं, जिस जगह हम रहते हैं ना वहीं का नाम लेते। लेकिन उस सिक्किम ने क्या कहा, मैं एक इंडियन हूं। चलिए आगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला। हर एक सिक्किम भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं। आबो हवा क्या होता है? उर्दू शब्द है। आबो हवा होता है जल और हवा, जल और हवा, वायु, उसको आबो हवा बोलते हैं। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर अंतिम 29, पेज संख्या 29 निकाल ले। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार बाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम यानी कि तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती। इसमें से क्वेश्चन बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आपको अब जब इंटरनल क्वेश्चनों पे चलेंगे, अभ्यास के क्वेश्चनों पे चलेंगे। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली देखा। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया, यहाँ देवी देवता का निवास, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने उनसे क्वेश्चन किया। अब एक तो बात स्पष्ट होगी, अगर आप में से कभी भी किसी को उधर ये गैंगटोक की या फिर कटाव की या फिर ये खेदुम की घूमने के लिए आपको कोई अवसर मिले ना, यानी कि आपको कुछ बातें तो वहां की कुछ बातों से तो आप भली भांति पूर्वक परिचित होइएगा, तो ये आपको फायदेमंद होगा। चलिए आगे। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कही। इसका असली नाम गंतोक। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। अब इसमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि टूरिस्ट स्पॉट को बनाने में किसने अपना कप्तान शेखर दत्ता जी ने का क्या योगदान रहा, या फिर टूरिस्ट स्पॉट को बनाने में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कैसे दिया, ये इस तरह के क्वेश्चन। चलिए आगे। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज
अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन में कहते हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। ये जो अध्याय है ये आपका समाप्त हो गया। अब इसमें आपको ऐसा लगा कि जैसे आप खुद ही वहां की यात्रा कर रहे। चलिए अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पे आ जाइए आप, क्योंकि अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे करेंगे तो जल्दी से आपको लिखने में भी आपकी मदद करेंगे और क्या नाम है याद करने में भी आपके ये मदद करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित क्या होता है? सम्मोहित का अर्थ होता है उनके मन को खुश करना, प्रसन्न करना। आप देखिए इसका अर्थ जानिए। जैसे ही लेखिका ने झिलमिलाते सितारों की रोशनी में गंतोक शहर को देखा तो उसके मन में खुशी पैदा हुई। किसके मन में खुशी पैदा हुई? लेखिका के। लेखिका के मन में सम्मोहन जाग रहा था, यानी कि उसके मन में आनंद प्रकट हो रहा था। और इस तरह से लेखिका ने इस सुंदरता से भरे हुए इस परिदृश्य को जब देखा तो उसको ये पूरा का पूरा परिदृश्य एक जादू की भांति दिखाई दिया। और फिर लेखिका ऐसा सोच रही थी कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, ये प्राकृतिक सौंदर्य एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह ये ठहरा हुआ। और इस तरह से उस प्राकृतिक सौंदर्य में लेखिका अपने आप को इतना खो चुकी थी कि उसको पता ही नहीं था कि वो वहां पर मौजूद भी है या नहीं है। यानी कि जैसे ये नहीं बोलते कि वो कोई इंसान कोमा में पहुंच जाता है, कोमा में बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत अवस्था में। तो इस तरह से लेखिका भी वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बिल्कुल ही अर्थहीन हो चुकी। अर्थविहीन ने अर्थहीन, विहीन और हीन में अंतर होता है, ठीक है। अर्थविहीन होता है बिल्कुल ही अलग हो जाना और अर्थहीन उसी में डूब जाना। बिल्कुल क्या हो चुका था? अर्थहीन हो चुका था। इसके लेखिका। अब जो दूसरा जो क्यों प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों गया, क्यों कहा गया? मेहनतकश का जो अर्थ होता है, मेहनतकश का अर्थ होता है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करने वाला, कठिन से कठिन संघर्ष करने वाला। और बादशाह का अर्थ होता है कि जो अपनी मन के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले जो होते हैं उसको बादशाह बोलते हैं। एक तो जो गंतोक था वो पर्वतीय स्थल था और पर्वतीय स्थल होने के नाते वहां की जो स्थितियां थी वो बहुत ही जटिल थी, बड़ी कठिन स्थितियां थी वहां की जो सिचुएशन। और वहां के जो लोग थे, वहां के जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो वहां के लोग कड़ी से कड़ी परिश्रम क्या करते थे और वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने से भी कभी भी जी नहीं चुराते थे, वो कभी भी घबराते भी नहीं थे। इस तरह से वो कड़ी से कड़ी मेहनत करके क्या रहते थे? मस्त रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर, कोई दुख दर्द, किसी से वो ग्रस्त नहीं होते थे। तो इस तरह से वो दिन रात कठिन से कठिन परिश्रम करते और कठिन से कठिन परिश्रम करके वो अपने आप को मस्त रखते थे, अपनी लाइफ को खुशी से
व्यतीत करते थे। इस तरह से, इसी कारण से गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। अब जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न बनेगा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकों का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत है? श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफेद रंग की जो पताका है, पढ़ भी चुके हम शुरुआत में। श्वेत पताका किस चीज का संकेत देती है? श्वेत पताका ये संकेत देती है जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो बुद्धिस्ट की मृत्यु पर जो सफेद रंग के पताका हैं वो फहराई जाती है। और किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए या फिर उसकी आत्मा को शांति देने के लिए जो नगरवासी है वो नगरवासी किसी सुनसान जगह पर जाकर, किसी सुनसान जगह पर जाकर एक मंत्र लिखी हुई 800 पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं, ऐसी इस तरह की 800 पताकाएं, 108 पताकाएं, 108 पताकाएं क्या करते हैं वहां पर उस बुद्धिस्ट की मृत्यु पर शांति व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए वो पताकाएं 108 पताकाएं फहराते हैं। और उन पताकाओं को कभी भी उतारा नहीं जाता, क्योंकि वो क्या होती है, वो जो पताकाएं होती है जो बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उनकी आत्मा को शांति देने के लिए फहराई जाती है, वो क्या होती है, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है। दूसरा जो इसमें कारण वो क्या है कि कभी भी अगर वहां के लोगों को कोई शुभ काम करना होता है तो शुभ काम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो रंगीन पताकाएं फहराते हैं। जैसे हम नहीं करते हैं स्कूल में, जब भी स्पोर्ट होते हैं, एथलीट होते हैं, जब भी कोई या फिर कोई मंत्री नेता कोई भी जब आता है उनके स्वागत के लिए तरह तरह की अलग अलग प्रकार की पताकाएं फहराते हैं। तो इस तरह से वहां के जो लोग हैं वो जब भी कोई शुभ काम करते थे, उस शुभ काम को करने के लिए वो अलग अलग प्रकार की जो रंगीन पताकाएं होती थी वो फहराया करते थे। ये जवाब लिखोगे आप इसमें, इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में। चौथा जो अति महत्वपूर्ण है, वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी है ना। हमें क्या बताना पड़ेगा, एक तो जितेन नार्गे के बारे में बताना पड़ेगा, दूसरा हमें वहां की प्रकृति के बारे में बताना पड़ेगा, तीसरा हमें वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना पड़ेगा, चौथी जो बात है इसमें वो हमें इसके बारे में बतानी पड़ेगी, वहां के जो लोग हैं उनके जनजीवन के बारे में बताना पड़ेगा, उनके खान पान के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, वो कैसे मेहनत करते थे, किस तरह से। ये हम जैसे पहले नहीं पढ़ चुके हैं, वहां की जो औरतें अपने पीठ पीछे टोकरी बांधते थे और चाय पत्ती तोड़ते थे, दिन रात मेहनत करते थे और उस टोकरी में बच्चों को साथ में रखते थे। तो इस तरह से ये बातें बतानी पड़ेंगी। जानिए इसका जवाब जानिए। जितेन नार्गे जीप का गाइड कम ड्राइवर ज्यादा, जितेन नार्गे उस वाहन का गाइड कम ड्राइवर था जिसके द्वारा लेखिका क्या कर रही थी, सिक्किम की यात्रा कर रही थी। किसके द्वारा सिक्किम की यात्रा कर रही थी लेखिका जितेन नार्गे के द्वारा, क्योंकि जितेन नार्गे गाइड भी था और ड्राइवर भी था, वही उनकी यात्रा करा रहे थे इसके लेखिका की। और इस तरह से जो जितेन एक समझदार व्यक्ति था और गुणों से युक्त था, उसमें बहुत अच्छे गुण थे।
वहां के वहां की भौगोलिक स्थिति से, वहां के लोगों से वो भली भांति पूर्वक क्या था, अच्छे से परिचित था। तो इस तरह से उसे वहां की संपूर्ण जानकारी थी। तो इस तरह से उसने, जितेन ने बताया कि जो सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, बहुत ही सुंदर जगह है, और गंगटोक से युमथांग 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की बहुत सारी घाटियां भी आएंगी, गहरी से गहरी घाटियां भी आएंगी, फूलों से लदी हुई जो डालियां हैं, वादियां हैं, वो भी देखने को मिलेगी। यानी कि जितेन ने लेखिका को बताया कि आप अगर गंगटोक से युमथांग जाओगे तो कम से कम आपको 150 किलोमीटर पड़ेगा, और जाते समय आपको बहुत हिमालय की बहुत गहरी घाटियां भी मिलेंगी, और सुंदर से सुंदर फूलों से लदी हुई जो सुंदर डालियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और आगे जितेन ने लेखिका को बताया कि सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से लगता है। जो चीन की सीमा है ना, वो चीन की सीमा किससे लगती है, सिक्किम प्रदेश से लगती है। जितेन ने बताया कि पहले यहाँ राजशाही था, यानी कि राजा का शासन था, अब यह भारत का एक अंग है। सिक्किम के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, और अगर किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ पर 108 पताकाएं फहराई जाती है, और किसी भी शुभ काम को करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो रंगीन पताकाएं फहराते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जन जीवन के बारे में बात आ गई अब, क्योंकि भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जितेन नार्गे के बारे में हम जान चुके हैं। अब जितेन नार्गे बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो, यहाँ के लोग मेहनतकश, यहाँ के इस शहर को मेहनतकश बादशाह का शहर कहा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इस कारण से इस शहर को, इस कारण से, कौन से कारण से, कि यहाँ के लोग कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं, इसी वजह से इस शहर को मेहनतकश बादशाह का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ की जो औरतें हैं ना, वो भी दिन रात कठोर से कठोर परिश्रम करती है, और वो औरतें क्या करती है, अपनी पीठ के पीछे दो को बांधकर, यानी कि बड़ी सी टोकरी बांधकर अपने बच्चों को साथ में रखती है, अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है, पालन पोषण करती है, और दिन रात वो क्या करती है, मेहनत करती है। और जो यहाँ की, जितेन ने आगे लेखिका को बताया कि जो यहाँ की औरतें हैं, औरतें क्या करती है, चटक रंग का, यानी कि जो चमकीले है, चटक रंग के कपड़े अधिक पसंद करती है, क्योंकि ये जो बोकू बोकू ये जो वहां का परिधान है, ये परिधान वहां के ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े बहुत ही फेमस है। और किस नाम से फेमस है, किस नाम से प्रसिद्ध है, बोकू के नाम से प्रसिद्ध। ये जवाब आप इस चौथे प्रश्न के उत्तर में लिखोगे। पांचवा, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। इस तरह से हम अगर इस अध्याय को करेंगे ना, पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो ये जो 16-17 अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, ये सभी भी, इन सभी का भी जवाब आपको मिलेगा, आप पढ़ भी चुके हो। और क्या नाम है, जो आंतरिक प्रश्न उत्तर है वो भी आप इसमें से निकाल सकते हो। जो इसमें परीक्षा में जो अति महत्वपूर्ण है वो जानिए, आप पढ़ लीजिए इन्हें, समय कम है, जब भी टाइम लगेगा आपको बताऊंगा।